कहानी की शुरुआत टॉम से होती है, जो समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस में काम करता है। एक तूफानी रात टॉम को पानी के पास एक औरत पड़ी हुई मिलती है। वो बिल्कुल हिल नहीं रही होती। टॉम सोचने लगता है कि इतने भयानक तूफान में ये यहाँ तक कैसे पहुंची। जब वो उसे ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो घायल है और बहुत धीरे धीरे सांस ले रही है। उसके हाथ में एक खास भाला होता है जिसे वो बेहोशी में भी छोड़ नहीं रही होती। टॉम तुरंत उसे उठाकर लाइट हाउस के अंदर ले आता है। टॉम उस औरत को आराम से नीचे लिटाता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत सारा समुद्री पानी खांस कर बाहर निकालती है। जैसे ही उसकी नजर टॉम पर पड़ती है, वो उसे अपना दुश्मन समझ लेती है और तुरंत उसका गला पकड़ लेती है। लेकिन टॉम शांत आवाज में उसे समझाता है कि वो अब सुरक्षित है और डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी उस औरत की नजर कमरे में रखे टीवी पर पड़ती है। वो अपना तेज भाला उठाकर टीवी पर फेंक देती है और फिर दोबारा बेहोश होकर गिरने लगती है। टॉम जल्दी से उसे संभाल लेता है। इसके बाद जब वो औरत दोबारा होश में आती है तो कमरे की हर चीज को ध्यान से देखने लगती है। वो अपने शरीर के घाव चेक करती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि टॉम ने उसके जख्म साफ करके उन पर बैंडेजेस लगा दिए हैं। वो टॉम के घर की हर चीज को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखती है, क्योंकि ये सब उसके लिए बिल्कुल नया होता है। यहाँ तक कि वो फिश बोल में रखी टॉम की पेट फिश भी खा जाती है। तभी टॉम वापस कमरे में आता है और उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और साथ में टी पीते हैं। टॉम का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, इसलिए धीरे धीरे वो औरत उस पर भरोसा करने लगती है। अब वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करती है। वो टॉम के साथ बाहर घूमने जाती है और उसे बताती है कि उसका नाम अटलांटा है। वो कहती है कि वो एटलांटिस नाम की जगह की क्वीन है। वो अपने किंगडम से भाग कर आई है क्योंकि वहाँ लोग उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना चाहते थे जिससे वो प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और टॉम और अटलांटा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बाद टॉम और अटलांटा का एक बेटा होता है। वो उसका नाम आर्थर रखते हैं। तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। एक दिन अटलांटिस के सोल्जर्स अचानक उनके घर पर हमला कर देते हैं। वो अटलांटा को वापस समुद्र के किंगडम में ले जाना चाहते होते हैं। टॉम तुरंत आर्थर को छिपा देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। अटलांटिस के सोल्जर्स चारों तरफ से उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन अटलांटा बहुत ताकतवर वॉरियर होती है। वो अकेले ही उन सभी सोल्जर्स से लड़ती है और उन्हें मार गिराती है। लड़ाई खत्म होने के बाद अटलांटा सच्चाई समझ जाती है। अगर वो यहाँ रही तो और भी सोल्जर्स बार बार आते रहेंगे, इसीलिए वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेती है। वो वापस अटलांटिस जाने का तय करती है। जाने से पहले वो आर्थर को आखिरी बार गले लगाती है। इसके बाद अटलांटा समुद्र में कूद जाती है और तैरते हुए वापस अटलांटिस चली जाती है। टॉम लंबे समय तक समुद्र की तरफ देखता रहता है। वो फैसला करता है कि वो अटलांटा का इंतजार करेगा। कई साल गुजर जाते हैं और आर्थर अब एक छोटा लड़का बन चुका होता है, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चे उसे अजीब नामों से बुलाते हैं। वो उसे फ्रीक कहते हैं क्योंकि आर्थर मछलियों से बात कर सकता है। एक दिन उसकी क्लास एक्वेरियम घूमने जाती है। वहाँ भी कुछ बदमाश बच्चे आर्थर को परेशान करने लगते हैं। वो उसे धक्का देकर उस ग्लास वॉल से टकरा देते हैं जिसके पीछे बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही होती हैं। तभी अचानक एक बड़ा शार्क तेजी से तैरकर ग्लास के पास आकर जोर से टकराता है। ये देखकर सभी बुलीज डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन आर्थर उस शार्क को बहुत शांत नजरों से देखता है, जैसे वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। फिर आर्थर अपने क्लासमेट्स की तरफ देखता है और अचानक उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं। ये देखकर बच्चे डर के मारे चीखने लगते हैं। अब पूरे एक्वेरियम की सारी मछलियां आर्थर के पीछे इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे वो उसके आदेश का इंतजार कर रही हो। यहीं से आर्थर को एहसास होता है कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसके पास खास पावर्स हैं। कई और साल गुजर जाते हैं। अब आर्थर बड़ा हो चुका होता है। समुद्र के नीचे एक सबमरीन पर कुछ खतरनाक लोग हमला कर रहे होते हैं। आर्थर तेजी से उन रॉबर्स से लड़ता है और सभी को हरा देता है। वो सबमरीन में काम कर रहे लोगों की जान बचा लेता है। लड़ाई के दौरान जेसी नाम का एक रॉबर उस पर एक खतरनाक हथियार से हमला करता है, लेकिन उस वेपन का आर्थर पर सिर्फ थोड़ा सा असर होता है। आर्थर गुस्से में जेसी को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी जेसी का बेटा अपने पिता की मदद करने आता है, लेकिन उसके गन चलाने से सबमरीन की दीवार में बड़ा छेद हो जाता है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। जेसी का पैर एक भारी टैंक के नीचे फंस जाता है, इसीलिए वो हिल भी नहीं पाता। उसका बेटा पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह अपने पिता को बचा सके। वो आर्थर से भी मदद मांगता है, लेकिन आर्थर ठंडी आवाज में कहता है कि उसके पिता ने बहुत लोगों की जान ली है और अब वो इसी सबमरीन में मरने के लायक है। इतना कहकर आर्थर वहां से चला जाता है और बाकी क्रू मेंबर्स को बचा लेता है। मरने से पहले जेसी अपने बेटे से आखिरी बात कहता है। वो चाहता है कि उसका बेटा जिंदा रहे और एक दिन एक्वामैन से बदला ले। इसके बाद आर्थर वापस लाइट हाउस लौटता है, जहां उसका पिता टॉम उसका इंतजार कर रहा होता है। टॉम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो आर्थर को ब्रेकफास्ट कराने के लिए एक लोकल बार में ले जाता है। बार में टीवी पर न्यूज चल रही होती है। वहां सबमरीन हाईजैक वाली घटना दिखाई जा रही होती है और रिपोर्टर्स एक्वामैन को सबकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं। ये देखकर टॉम गर्व से कहता है कि उसे अपने बेटे पर बहुत प्राउड है। फिर टॉम अटलांटिस के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अटलांटिस का नाम लेता है, आर्थर का मूड बदल जाता है। वो गुस्से में अटलांटिस को दोष देने लगता है क्योंकि उसी किंगडम की वजह से उसकी माँ उससे दूर चली गई थी। तभी कुछ टफ लड़के उनकी टेबल के पास आते हैं। वो आर्थर को पहचान लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो एक्वामैन के साथ फोटोज ले सकते हैं। आर्थर हाँ कह देता है और सभी लोग खुशी से उसके साथ पिक्चर्स लेने लगते हैं।
हैं। उसी समय समुद्र की गहराइयों में अटलांटिस किंगडम के अंदर किंग ओआर्म अपने साथी वल्को के साथ मौजूद होता है। वो दोनों कुछ लोगों को लेकर जेबेल नाम के दूसरे किंगडम में जाते हैं। वहाँ ओआर्म की मुलाकात किंग नीरियस से होती है। ओआर्म उसे बताता है कि इंसान अब अटलांटिस किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ह्यूमन शिप्स लगातार उनके इलाके के करीब आती जा रही हैं। ओआर्म का मानना होता है कि इंसानों के हमला करने से पहले उन्हें खुद ही ह्यूमंस पर अटैक कर देना चाहिए। ओआर्म कहता है कि ऐसा करने से अटलांटिस पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन नीरियस उसकी इस योजना से सहमत नहीं होता। नीरियस कहता है कि इंसान पहले ही खुद अपनी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए अटलांटिस को उनसे दूर रहना चाहिए और उनके मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। ओआर्म लगातार उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नीरियस समझ जाता है कि ओआर्म के इरादे कुछ और हैं। वो कहता है कि ओआर्म इंसानों के खतरे को सिर्फ एक बहाना बना रहा है। असल में वो ओशन मास्टर बनना चाहता है, यानी सभी समुद्री किंगडम्स का सबसे बड़ा रूलर। लेकिन ओआर्म कहता है कि उसे उस टाइटल से कोई मतलब नहीं है। फिर भी नीरियस उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी अचानक एक ह्यूमन सबमरीन उन पर हमला कर देती है। इस हमले में ओआर्म के कुछ सोल्जर्स और नीरियस के गार्ड्स मारे जाते हैं। ओआर्म अकेले ही अपनी जबरदस्त ताकत से उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नीरियस का गुस्सा इंसानों के खिलाफ भड़क चुका होता है। आखिरकार वो ओआर्म की प्लान से सहमत हो जाता है और अग्रीमेंट पर साइन कर देता है। लेकिन जाने से पहले वो ओआर्म को एक वार्निंग भी देता है। वो उस हाफ ब्रीड आदमी का जिक्र करता है जो जमीन पर रहता है और जो ओआर्म की जगह ओशन मास्टर बन सकता है। ओआर्म तुरंत समझ जाता है कि नीरियस आर्थर की बात कर रहा है। असल सच्चाई ये होती है कि ओआर्म और आर्थर सौतेले भाई हैं। दोनों की मां अटलांटा है, लेकिन ओआर्म आर्थर से नफरत करता है। वो मानता है कि उनकी मां की मौत की वजह आर्थर ही है। उधर जमीन पर आर्थर अपने नशे में धुत पिता को घर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से एक औरत उसे आवाज देती है। आर्थर मुड़कर देखता है तो वहाँ लाल बालों वाली एक लड़की खड़ी होती है। उसने अटलांटिस के कपड़े पहने होते हैं। वो अपना नाम मीरा बताती है और आर्थर से अटलांटिस चलने को कहती है। आर्थर उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है। वो कहता है कि वो पहले ही वुल्को को मना कर चुका है, उसे उन लोगों की मदद नहीं करनी जो उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार हैं। आर्थर साफ इनकार करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मीरा उसे एक बहुत जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि ओआर्म इंसानों और अटलांटिस के बीच वॉर शुरू करने वाला है। ये सुनकर आर्थर रुक जाता है। अब वो मीरा से पूरी बात पूछता है। तब मीरा उसे समझाती है कि अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे इंसानों की जान जाएगी। मीरा आर्थर को बताती है कि इस वॉर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, आर्थर को अटलांटिस का असली राजा बनना होगा। लेकिन आर्थर उसकी बात सुनकर ऐसे देखता है जैसे वो मजाक कर रही हो। वो कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है ओआर्म इतनी आसानी से अपना थ्रोन छोड़ने वाला नहीं है। आर्थर ये भी कहता है कि अटलांटिस में कोई भी उसे रिस्पेक्ट नहीं देगा। तब मीरा उसे बताती है कि अपना सही हक वापस पाने का सिर्फ एक रास्ता है, उसे अटलांटिस के आखिरी राजा का हथियार ढूंढना होगा। उस हथियार का नाम ट्राइडेंट है। जिसके पास वो ट्राइडेंट होगा उसे अपार शक्ति मिल जाएगी। उधर दूसरी तरफ ओआर्म की मुलाकात मैंटा से होती है, जो जेसी का बेटा है। ओआर्म उसे सबमरीन वाले हमले में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। उसी अटैक की वजह से नीरियस वॉर में शामिल होने के लिए तैयार हुआ था। अब ओआर्म मैंटा को एक खास मिशन देता है। वो चाहता है कि मैंटा आर्थर को मार डाले। इसके लिए ओआर्म उसे अटलांटिस के कुछ बेहद ताकतवर वेपन्स भी देता है। मैंटा ये सब पाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। आर्थर आखिरकार मान जाता है। दोनों साथ में समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं। पहली बार आर्थर असली अंडर वाटर वर्ल्ड देखता है। वो जगह बेहद खूबसूरत और हैरान कर देने वाली होती है। उनके आसपास विशाल समुद्री जीव तैर रहे होते हैं। दोनों समुद्र के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हैं और आखिरकार अटलांटिस किंगडम पहुंच जाते हैं। अटलांटिस को देखकर आर्थर की आंखें खुली रह जाती हैं। पूरा किंगडम बहुत विशाल और शानदार होता है। वहाँ की बिल्डिंग्स पत्थरों और कॉरल्स से बनी होती हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं और बहुत सारे अटलांटियन लोग वहाँ रहते हैं। इसके बाद मीरा आर्थर को वुल्को से मिलाने ले जाती है। वुल्को आर्थर को देखकर बहुत खुश होता है। वो कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। फिर वुल्को आर्थर को ट्राइडेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी देने लगता है। वुल्को आर्थर को बताता है कि ये ट्राइडेंट कभी किंग अटलान का हुआ करता था, जो अटलांटिस का पहला राजा था। किंग अटलन बेहद ताकतवर था और उसी ट्राइडेंट की मदद से वो सभी ओशन किंगडम्स पर राज करता था। लेकिन एक दिन अचानक किंग अटलन गायब हो गया। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। उसी के साथ ट्राइडेंट भी कहीं खो गया। वल्को कहता है कि अगर आर्थर उस ट्राइडेंट को ढूंढ लेता है तो वो ओआर्म को थ्रोने के लिए चैलेंज कर सकता है। तब अटलांटिस के सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि ट्राइडेंट हमेशा असली राजा को चुनता है। इसके बाद वल्को उन्हें पहला क्लू देता है। वो बताता है कि उन्हें अफ्रीका के सहारा डेजर्ट जाना होगा। वहाँ एक हिडन किंगडम मौजूद है जो बहुत साल पहले रेत के नीचे दब गया था। लेकिन उनके निकलने से पहले ही ओआर्म को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो गुस्से से भर उठता है और तुरंत अपने सोल्जर्स को आर्थर और मीरा के पीछे भेज देता है। वो मैंटा को भी डिजर्ट जाने का आदेश देता है। उसका काम वहाँ आर्थर को मारना होता है। इसके लिए ओआर्म उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर वेपन्स देता है। कुछ समय बाद आर्थर और मीरा सहारा डिजर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ सिर्फ गर्म रेत ही रेत फैली होती है। वो दोनों हिडन किंगडम का एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी मीरा मजाक में आर्थर से कहती है कि उसे तो इस डिजर्ट में अपने घर जैसा फील होना चाहिए, क्योंकि वो आधा इंसान है। लेकिन आर्थर उसकी बात से सहमत नहीं होता।
होता। वो कहता है कि जमीन पर इस जगह से कहीं बेहतर प्लेसेस हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। चलते चलते आर्थर मीरा से कहता है कि उसे सरफेस वर्ल्ड के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कम जानती है। इसी बहस के दौरान अचानक आर्थर के पैरों के नीचे की रेत धंस जाती है और वो नीचे एक गहरे होल में गिर जाता है। इसी तरह उसे उस पुराने हिडन किंगडम का एंट्रेंस मिल जाता है। मीरा भी तुरंत उसके पीछे नीचे कूद जाती है। वहां उन्हें रेत में दबी हुई एक एंशिएंट सिटी के रूइंस दिखाई देते हैं। वो ऐसे कई सबूत देखते हैं जिनसे साबित होता है कि किंग अटलान और उसका ट्राइडेंट सच में मौजूद थे। तभी मीरा को एक पुराना डिवाइस मिलता है। वो उसे चालू करती है और उसमें मौजूद आखिरी मैसेज प्ले करती है। अचानक उनके सामने एक होलोग्राम दिखाई देने लगता है। होलोग्राम में किंग अटलन दिखाई देता है। वो उन्हें बताता है कि उसका ट्राइडेंट कहाँ छिपा हुआ है। पूरा मैसेज सुनने के बाद मीरा तुरंत उस डिवाइस को तोड़ देती है ताकि कोई और उस मैसेज को ना सुन सके। इसके बाद उन्हें एक बॉटल मिलती है जिसका जिक्र किंग अटलान ने किया था। उस बॉटल के अंदर एक मैप छिपा होता है। आर्थर ध्यान से उस मैप को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि अगला क्लू इटली में है। अब उन्हें अपनी खोज जारी रखने के लिए वहां जाना होगा। आर्थर और मीरा इटली पहुंच जाते हैं। वहां की खूबसूरती देखकर मीरा हैरान रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी होती। वो हर चीज को बड़ी क्यूरियोसिटी और खुशी से देखती रहती है। थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों को अपना मिशन याद आता है। मीरा कुछ पुरानी स्टैच्यूज ढूंढती है और वहीं उन्हें ट्राइडेंट तक पहुंचने वाला अगला क्लू मिल जाता है। इस सफर के दौरान आर्थर और मीरा एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक उन पर हमला हो जाता है। मैंटा और ओम के सोल्जर्स उन्हें ढूंढ चुके होते हैं। आर्थर तुरंत मैंटा से लड़ने लगता है। आर्थर गुस्से में मैंटा पर जोरदार हमला करता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। दूसरी तरफ मीरा ओम के सोल्जर्स को हराकर आर्थर की मदद के लिए दौड़ती है। वो आर्थर को गिरने से पहले संभाल लेती है क्योंकि लड़ाई की वजह से आर्थर पूरी तरह थक चुका होता है। आर्थर उसे ट्रैकिंग ब्रेसलेट के बारे में बताता है। तब मीरा तुरंत अपना ब्रेसलेट उतारकर जमीन पर तोड़ देती है ताकि ओर्म अब उन्हें ट्रैक न कर सके। उधर समुद्र के अंदर ओर्म फिशरमैन किंगडम पहुंचता है। वहां वो उनके राजा से मिलता है और उसे अपनी आर्मी में शामिल होने के लिए कहता है। लेकिन फिशरमैन किंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। ये सुनकर ओनर्म गुस्से से भर जाता है और सबके सामने उसी वक्त फिशरमैन किंग को मार डालता है। इसके बाद वो फिशरमैन प्रिंस के पास जाता है और उसे अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देता है। अब सिर्फ एक किंगडम बचा होता है। अगर वो भी ओर्म के साथ आ गया तो उसके पास इंसानों पर हमला करने के लिए पूरी ताकत आ जाएगी। इसी बीच आर्थर की आंख खुलती है। वो खुद को एक छोटी बोट पर पाता है जहां मीरा फ्लूट बजा रही होती है। आर्थर मीरा से उस बोट के बारे में पूछता है। तब मीरा उसे बताती है कि उसने ये बोट चुराई है ताकि दोनों अपनी अगली लोकेशन तक पहुंच सकें। वो कहती है कि अब उनका अगला रास्ता ट्रेंच ऑफ डेथ की तरफ जाता है। यही वो जगह है जहां अटलांटिस किंगडम कभी समुद्र की गहराइयों में डूब गया था। मीरा आर्थर को आगे आने वाले खतरों के बारे में वार्निंग देती है। ये सुनकर आर्थर थोड़ा डरने लगता है। वो कहता है कि शायद उन्हें वापस लौट जाना चाहिए और जमीन पर रहने वाले लोगों को आने वाले वॉर के बारे में वार्निंग देनी चाहिए। कुछ समय बाद दोनों ट्रेंच ऑफ डेथ पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही एक भयानक स्टॉर्म उनकी बोट पर हमला कर देता है। तभी कुछ डरावने क्रीचर्स अचानक बोट पर चढ़ आते हैं और आर्थर और मीरा को मारने की कोशिश करते हैं। दोनों पूरी ताकत से उन क्रीचर्स से लड़ते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार वो फायर टॉर्चेस की मदद से उन मॉन्स्टर्स को पीछे हटाते हैं और फिर समुद्र में कूद जाते हैं। लेकिन पानी के अंदर भी खतरा खत्म नहीं होता। वहां और भी क्रीचर्स उनका पीछा करने लगते हैं। तभी उन्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखाई देता है लेकिन उस रास्ते से गुजरने के लिए दोनों को अलग होना पड़ता। लेकिन करंट्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि वो दोनों को अलग कर देती हैं। मीरा दूर जाकर गिरती है और क्रीचर्स दोबारा उस पर हमला कर देते हैं। वो लगभग मरने वाली होती है कि तभी अचानक कोई रहस्यमयी इंसान उसकी जान बचा लेता है। वो मिस्टीरियस पर्सन उसे पानी से बाहर निकालकर जमीन पर ले आता है। फिर जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है मीरा हैरान रह जाती है। वो अटलांटा होती है। आर्थर की माँ जिंदा थी। मीरा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। तभी आर्थर भी अपनी माँ को देख लेता है। वो दौड़कर अटलांटा के पास जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। इतने सालों बाद अपनी माँ को देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। अटलांटा भी अपने बेटे को देखकर खुशी से भर उठती है। वो तुरंत टॉम के बारे में पूछती है। तब आर्थर उसे बताता है कि टॉम आज भी उसका इंतजार कर रहा है और उम्मीद करता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी। इसके बाद आर्थर अपनी माँ से पूछता है कि वो इतने सालों तक जिंदा कैसे रही। तब अटलांटा उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले किंग ने उसे ट्रेंच ऑफ डेथ में मरने की सजा दी थी लेकिन वो किसी तरह बच गई। तब से वो यहीं छिपकर रह रही है। फिर अटलांटा आर्थर को बताती है कि ट्राइडेंट कहाँ मौजूद है लेकिन वो उसे वार्निंग भी देती है कि उस ट्राइडेंट की रक्षा एक बेहद खतरनाक क्रीचर करता है जो किसी को भी एक सेकंड में मार सकता है। आर्थर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस केव के अंदर जाता है। वहां उसे पुराने किंग का स्केलेटन दिखाई देता है। उस स्केलेटन के हाथ में अब भी ट्राइडेंट मौजूद होता है जो तेज रोशनी से चमक रहा होता है। आर्थर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो ट्राइडेंट को पकड़ने वाला होता है तभी अचानक वो खतरनाक क्रीचर जाग जाता है। उसका नाम कैरिथॉन होता है। वो पूरी ताकत से आर्थर पर हमला कर देती है। कैरिथॉन आर्थर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो थ्रोन के लायक सबसे कम डिजर्विंग एयर है क्योंकि वो सिर्फ आधा अटलांटियन
एटलांटियन है। इसके बाद वो आर्थर को पूरी केव में जोर जोर से फेंकने लगती है। आर्थर बुरी तरह घायल हो जाता है और लगभग मरने की हालत में पहुंच जाता है, लेकिन आखिरी पल में आर्थर अपना हाथ उठाता है और अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है। वो पहली बार उस क्रीचर से बात करने लगता है। आर्थर कैरिथॉन को अपनी सच्ची भावना और डिटर्मिनेशन दिखाता है। वो कहता है कि उसे ट्राइडेंट सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो इंसानों को आने वाले वॉर से बचा सके। ये सुनकर कैरिथन हैरान रह जाती है, क्योंकि उससे पहले कभी कोई उससे बात नहीं कर पाया था। वो धीरे धीरे अपना हमला रोक देती है और आर्थर से कहती है कि किंग एटलन के बाद वो पहला इंसान है जो उससे कम्युनिकेट कर पाया। इसके बाद आर्थर आगे बढ़ता है और ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। अचानक उसकी एनर्जी आर्थर के पूरे शरीर में फैल जाती है। उसी पल आर्थर के कपड़े बदलकर एक असली किंग के रॉयल आर्मर में बदल जाते हैं। अब आर्थर ट्राइडेंट लेकर केव से बाहर निकलता है। बाहर अटलांटा और मीरा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आर्थर को जीतते हुए देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। अब आर्थर फैसला करता है कि समय आ चुका है ओर्म को रोकने का और इस वॉर को हमेशा के लिए खत्म करने। इसके बाद ओर्म दो अलग अलग नेशंस की आर्मीज लेकर ब्राइन किंगडम पहुंचता है, जो समुद्र के नीचे मौजूद चौथा किंगडम होता है। वहां ओर्म ब्राइन किंग को सरेंडर करके अपनी अलायंस में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन ब्राइन किंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। ओर्म उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक कुछ शॉकिंग हो जाता है। समुद्र की गहराइयों से एक विशाल क्रीचर बाहर निकलता है और ओर्म की पूरी आर्मी पर हमला कर देता है। वो कैरिथन होती है, ट्राइडेंट की गार्डियन, और उस जायंट क्रीचर के ऊपर आर्थर खड़ा होता है, अपने हाथ में ट्राइडेंट उठाए हुए। ये देखकर सभी किंगडम्स के लोग हैरान रह जाते हैं। आर्थर के पास अब लेजेंडरी ट्राइडेंट होता है। वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सभी समुद्री जीवों को बुलाकर ओर्म की आर्मी के खिलाफ खड़ा कर देता है। अब पूरी ओशियन की ताकत एक साथ युद्ध में उतर आती है। तभी मीरा तेजी से आर्थर के पास आती है और उसे सीधे ओर्म पर हमला करने के लिए कहती है। वो समझाती है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो कई इनोसेंट लाइव्स खत्म हो जाएंगी। मीरा फिर अपने पिता किंग नेरियस की तरफ मुड़ती है। वो उसे दिखाती है कि आर्थर ही असली एयर है, क्योंकि उसके हाथ में ट्राइडेंट है। नेरियस आर्थर के हाथ में ट्राइडेंट देखता है और उसे सच्चाई समझ आ जाती है। वो अपनी आर्मी को युद्ध रोकने का आदेश देता है। धीरे धीरे अंडर वाटर किंगडम्स के बीच चल रहा युद्ध रुक जाता है। अब आर्थर ओर्म को एक 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोनों भाई ओशन की सतह पर पहुंचते हैं और वहां उनकी भयंकर लड़ाई शुरू होती है। दोनों ही बहुत पावरफुल वॉरियर्स होते हैं, लेकिन आर्थर के पास ट्राइडेंट की नई शक्तियां होती हैं। लंबी और इंटेंस फाइट के बाद आखिरकार आर्थर ओर्म को हरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। आर्थर उसे याद दिलाता है कि वो उसकी तरह नहीं बनना चाहता। वो अपने भाई को नहीं मार सकता। ये बात ओर्म को और गुस्सा दिलाती है। वो चिल्लाता है कि अगर आर्थर उसे मार नहीं सकता तो वो थ्रोन कभी नहीं छोड़ेगा। वो सरेंडर करने से साफ इनकार कर देता है। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक एक और शख्स सामने आता है। वो अतलान्ना होती है। वो धीरे धीरे ओर्म की तरफ बढ़ती है। ओर्म उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो सोचता था कि उसकी मां मर चुकी है। अतलान्ना प्यार से ओर्म के चेहरे को छूती है और उसे समझाती है कि जिस तरह उन्हें पाला गया उसमें बहुत गलत बातें सिखाई गई। वो ओर्म से कहती है कि उसे इस नफरत को खत्म करना होगा। अटलाना की बातों का ओर्म पर गहरा असर पड़ता है। आखिरकार वो लड़ाई छोड़ देता है और आर्थर के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद वुल्को सोल्जर्स के साथ ओर्म को अरेस्ट कर लेता है। वहीं मारा सबको अनाउंस करती है कि अब आर्थर ही अटलांटिस का नया किंग है। पूरे अटलांटियन लोग उसे अपना असली राजा मान लेते हैं। अंत में अटलना अपना वादा पूरा करती है और वापस लाइट हाउस पर टॉम के पास लौट जाती है। कहानी का अंत इस बात के साथ होता है कि आर्थर अब जमीन और समुद्र के बीच एक ब्रिज बनकर शांति और हार्मनी लाता है।